एक बड़े से राजमहल में राजा विनायक, जो धीरे धीरे बुढ़ापे की दहलीज की ओर बढ़ रहा था, वो अपने 7 कुत्तों वीर वफादार, तेज बुद्धिमान, चतुर बहादुर और शांत, इन 7 के साथ रहता था। राजा को अपने इन कुत्तों से बड़ा लगाव था। वो हमेशा इनकी सेवा करता। राजा ने अब तक शादी नहीं की थी। एक शाम राजा अपने महल में अपने इन कुत्तों के साथ बैठा था। महाराज, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि आप विवाह क्यों नहीं कर लेते हैं। मतलब अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बाद इस राजभार को कौन संभालेगा? अब अरे मंत्री जी, ये 7 कुत्ते हमारे लिए अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। हम इनसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर हमने विवाह कर लिया तो इनके प्रति हमारा प्रेम, हमारा लगाव कहीं कम न हो जाए, इसीलिए हम विवाह नहीं कर रहे हैं। अरे मैं तो चाहता हूँ कि महाराज आप किसी तरह से विवाह तो करो, क्योंकि अगर आपके जीवन में कोई लड़की आ गई तो आपका ध्यान इन कुत्तों से हट जाएगा और फिर आपको मारना मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा। राजा का ये मंत्री राजा विनायक की जान का दुश्मन था। वो राजा को मारना चाहता था, पर जब तक राजा के पास उसके 7 वफादार कुत्ते मौजूद हैं, कोई भी राजा के करीब भी आने की हिम्मत नहीं करता था। राजा के ये 7 कुत्ते बहुत ही खतरनाक थे और उनकी खूबियाँ केवल राजा को पता थीं। आहा, बस एक बार मैं इस राजा को मार दूं, फिर इसकी संपत्ति और उसके राज्य पर तो मैं ही राज करूंगा। हाँ साथियों, चलिए हम बाहर की सैर करके आते हैं। चलिए। राजा अपने कुत्तों के साथ हमेशा की तरह बाहर सैर करने चला जाता है। राजा विनायक का अपना इस संसार में कोई नहीं था। वो अकेला था। तभी मंत्री के पास भोला सैनिक आता है। मंत्री जी, आखिर हम राजा को मारे कैसे? उनके ये कुत्ते तो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। हमें इस राजा को मारना तो होगा ही, क्योंकि इसके पीछे रोने वाला इसका अपना कोई नहीं है। पर मंत्री जी, राजा के ये 7 कुत्ते बड़े ही खतरनाक हैं। वो किसी को भी राजा के करीब जाने ही नहीं देते। राजा के बाद इस महल और ये संपत्ति, इन सबको संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। ठीक है, अब राजा विवाह तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर इसके जीवन में कोई लड़की आ जाए तो राजा का ध्यान इन कुत्तों से हट जाएगा और उसके कुत्ते धीरे धीरे उससे दूर होते जाएंगे। फिर हम आराम से राजा को मौत के मुंह में पहुंचा सकते हैं। मंत्री राजा को मारना चाहता था। उसने कई बार चालाकी से राजा को मारने की कोशिश की थी, पर राजा के वफादार कुत्ते हमेशा राजा को बचा लेते थे। नगरवासी भी राजा विनायक को काफी मानते थे, क्योंकि राजा हमेशा अपने नगरवासियों की सहायता करता रहता था। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक शाम मंत्री अपने घर आता है तो उसके घर उसकी बहन की बेटी दीक्षा आती है, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। मामा जी, मुझे एक बार राजा साहब के पास ले चलिए ना। मुझे राजा साहब को देखना है। बिटिया, राजा साहब किसी से नहीं मिलते। वो हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। मामा जी, आप हमेशा यही बात कहते हो। मैं हर बार यहाँ आकर राजा साहब से मिलने की बात कहती हूँ, पर आप मुझे कभी राजा साहब से मिलने नहीं ले जाते। अच्छा ठीक है बाबा, मैं कल तुम्हें ले चलूंगा राजा साहब से मिलवाने। ठीक है। मंत्री के घर में उसकी पत्नी सुजाता थी। अगले दिन मंत्री दीक्षा को लेकर राजा के महल में आता है। अरे डरो मत बेटा, डरो मत। ये कुत्ते नए इंसान को राजा साहब के करीब नहीं आने देते। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है मामा जी। शांत हो जाइए तेज बहादुर, शांत शांत। मंत्री जी, ये सुंदरी कौन है? महाराज, ये मेरी बहन की बेटी दीक्षा है। ये आपसे मिलना चाहती थी। हमने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। दीक्षा, आइए आइए, हमारे साथ आइए। राजा अपने कुत्तों को वहीं रोककर दीक्षा के साथ अकेले अपने कमरे में आता है। जितना हमने आपके बारे में सुना था महाराज, आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं।
तुम भी बहुत सुंदर हो दीक्षा। हमने आज तक तुम्हारी तरह सुंदर युवती ना देखी। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और बातों बातों में राजा विनायक को दीक्षा से प्रेम हो जाता है। थोड़े समय बाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई महाराज, अब मैं चलती हूँ। दीक्षा वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाने से राजा विनायक उसकी यादों में बेचैन हो जाते हैं। हाँ, हमारा मन इतना बेचैन क्यों हुआ जा रहा है? क्यों हमें दीक्षा की याद आ रही है? राजा विनायक पहली ही मुलाकात में दीक्षा का दीवाना बन चुका था। करीब 2 दिन बाद राजा अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, वो आपकी भांजी दीक्षा कहाँ है? अब वो हमसे मिलने क्यों नहीं आ रही? महाराज, वो तो अपने नगर लौट गईं। क्या? अब हम दीक्षा से कैसे मिलेंगे? मंत्री जी, पहली बार किसी इंसान की यादों ने हमारे दिल को बेचैन किया है। हाँ, जब से दीक्षा हमसे मिलकर गई हैं, उसकी यादें हमें हर पल सताती जा रही हैं। न जाने क्यों हमें दीक्षा की बहुत याद आ रही है। मन कर रहा है कि हम दीक्षा के पास चले जाएं और सारा दिन उससे बातें करते रहें। हैं? ये महाराज को क्या हो गया? मंत्री जी, हमें आपकी भांजी बहुत पसंद है और हम उनसे विवाह करना चाहते हैं। आप दीक्षा के माता पिता के पास हमारे विवाह का प्रस्ताव लेकर जाइए। अरे वाह वाह वाह, ये राजा तो खुद ही मेरे जाल में आकर फंस रहा है। अगर इसका विवाह मेरी भांजी के साथ हो गया तो मैं तो बहुत जल्दी इस राजा को मारकर इसकी संपत्ति पर राज कर सकता हूँ। महाराज, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? अरे ये तो मेरी भांजी की खुशनसीबी है कि वो आपको पसंद आ गई। फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद मंत्री दीक्षा का विवाह राजा विनायक के साथ करवा देता है। विवाह की पहली रात दीक्षा कमरे में अकेली बैठी थी। तभी वहाँ उसका मामा मंत्री आता है। ए दीक्षा, बेटा तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ, उस राजा की मौत ऐसी होनी चाहिए कि हर कोई देखकर यही समझे कि राजा की मृत्यु अचानक से हुई है। हाँ? मंत्री की भांजी दीक्षा मंत्री के साथ मिली हुई थी। वो भी राजा के इस राजपाट को हड़पना चाहती थी। अब ये सारी बात दरवाजे के पास खड़ा राजा का एक कुत्ता चतुरसेन सुन लेता है और वो वहाँ से दौड़ते हुए राजा के पास आता है। हाँ तो साथियों, अब तुम सब जाकर महल के बाहर पहरेदारी करो। अरे भाई, आज से तुम रात को महल के बाहर रहोगे क्योंकि अब हमारा विवाह हो चुका है। जाओ जाओ जाओ। सातों कुत्ते वहाँ से चले जाते हैं। इधर दीक्षा के पास एक प्याले में खीर थी। तभी दीक्षा उस खीर में जहर मिला देती है। अब इस खीर को खाने के बाद वो राजा हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद सो जाएगा और फिर मामा और मैं इस महल में राज करेंगे। राजा को पता भी न था कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। तभी राजा अपने कमरे में आता है। महाराज देखिए, हमने आपके लिए खीर बनाई है। लीजिए, ये खीर खाइए। इस खीर को खाने का मजा तो आपके हाथों से ही आएगा रानी साहिबा। तभी दीक्षा जैसे ही राजा को खीर खिलाने लगती है, तभी वहाँ राजा का चतुर कुत्ता आ जाता है और वो छलांग लगाकर उस खीर के पतीले को नीचे गिरा देता है। ओहो, हमारी खीर! ये तुमने क्या किया चतुर? ये क्या बदतमीजी है? इतनी मेहनत से हमने आपके लिए खीर बनाई थी महाराज, और इस कुत्ते ने सारी खीर गिरा दी। ये कैसी बदतमीजी है चतुर? तुम बहुत ही बदतमीज होते जा रहे हो, नालायक कहीं के। चतुर कुत्ता रानी दीक्षा को देखकर भौंकने लगता है। चतुर चुप हो जाइए, बस बहुत हो गया, चुप। चतुर कुत्ता बार बार
दीक्षा को देखकर भौंके जा रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि दीक्षा राजा को मारना चाहती है। महाराज, इस कुत्ते को बाहर निकालिए ना। तभी चतुर कुत्ता जैसे ही दीक्षा पर हमला करने लगता है तो राजा उसे पकड़ लेता है। ये क्या बदतमीजी है चतुर। चतुर कुत्ता राजा से संभल नहीं रहा था। तभी राजा अपने सैनिक को बुलाता है। सैनिकों, इस कुत्ते को पिंजरे में ले जाकर कैद कर दिया जाए। लगता है ये अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। ले जाओ इसे। तभी सैनिक उस चतुर कुत्ते को लेकर बाहर आता है और उसे पिंजरे में कैद कर देता है। चतुर कुत्ता बार बार भौंक रहा था। तभी उसके पास बाकी कुत्ते आ जाते हैं और वो चतुर कुत्ते को देखकर भौंकने लगते हैं। अब ये कुत्ते अपनी जुबान में कुछ बातें करते हैं। इधर दीक्षा फिर से एक प्याले में खीर लाती है और उसमें जहर मिलाकर उसे राजा के पास लेकर आती है। आज हर हाल में मुझे इस राजा को मौत के घाट उतारना होगा। दीक्षा जैसे ही राजा को खीर खिलाने लगती है तो इस बार बाकी 6 कुत्ते राजा के कमरे के बाहर आकर भौंकने लगते हैं। कमरे का दरवाजा बंद था। ओहो, इन सबको आखिर हो क्या गया है? क्यों इतनी बदतमीजी कर रहे हैं? ये कुत्ते मेरा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देंगे। अरे ये कुत्ते बार बार राजा के पास क्यों जा रहे हैं? कहीं ये हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ ना दे। राजा को तो आज हर हाल में मारना ही होगा हमें। तभी राजा कमरे से बाहर आता है तो सारे कुत्ते बाहर खड़े भौंके जा रहे थे। अरे क्या हो क्या गया है तुम सबको? क्यों परेशान कर रहे हो? तभी सारे कुत्ते एक साथ कमरे में आकर दीक्षा को देखकर भौंकने लगते हैं। महाराज, ये क्या हो रहा है? आपके सारे कुत्ते हमारे ही क्यों दुश्मन बन गए? ओहो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है कि ये सारे के सारे कुत्ते पागल हो चुके हैं। मंत्री जी, मंत्री जी! तभी वहाँ मंत्री आता है। जी 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 महाराज। मंत्री जी, ये सारे के सारे कुत्ते न जाने आज क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं। एक काम करिए, इन्हें ले जाकर पिंजरे में कैद कर दीजिए। चैन से हमें सोने भी नहीं दे रहे हैं ये। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए महाराज, हम इन कुत्तों को अभी पिंजरे में कैद कर देते हैं। आप आराम से विश्राम कीजिए। तभी मंत्री और सैनिक उन कुत्तों को बाहर लाकर पिंजरे में कैद कर देते हैं। वो सारे कुत्ते राजा के कमरे की ओर देखकर जोर जोर से भौंके जा रहे थे। अब यकीनन बेचारे ये बेजुबान जानवर बात ही नहीं कर पा रहे थे, पर वो अपने मालिक को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे और राजा इन कुत्तों की वफादारी को समझ ही नहीं पा रहा था। तभी इधर दीक्षा वो जहर मिली खीर राजा को खिला देती है। खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट थी रानी साहिबा। हम खिड़कियां बंद कर देते हैं। राजा बेड से उठता है तो उसकी नजर सामने फर्श पर गिरी खीर पर पड़ती है, जिस पर काफी सारी मक्खियां मरी हुई पड़ी थीं। इतनी सारी मक्खियां मर कैसे गईं? तभी अचानक राजा के सीने में तेज दर्द होने लगता है और वो नीचे फर्श पर गिरकर तड़पने लगता है। क्या हुआ महाराज, आप जमीन पर ऐसे तड़प क्यों रहे हो? राजा तड़प रहा था। चिंता मत कीजिए राजा साहब, बस 2 मिनट और फिर आपके शरीर में जो जहर है वो आपको हमेशा के लिए चैन की नींद सुला देगा। दीक्षा जोर जोर से हंसने लगती है। तभी वहाँ मंत्री आता है। अरे वाह मेरी भांजी, वाह वाह, आज तो तूने अपने मामा का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। क्या देख रहा है रे राजा? हम तो तुझे कब से मारने का उपाय बना रहे थे, पर हर बार वो तेरे कुत्ते तुझे बचाए जा रहे थे। आज भी जब दीक्षा ने खीर में जहर मिलाया था तो वो कुत्ते तुझे फिर से बचाने आ गए, पर तू उनकी वफादारी को समझ नहीं पाया और तूने उन बेचारों को पिंजरे में कैद करने के लिए कह दिया।
ये सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं। हाँ हाँ, आराम से मरो राजा साहब, आराम से। आपके मरने के बाद अब हम इस राजमहल और इस राज्य पर राज करेंगे। अपने मंत्री की ये गद्दारी देखकर राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तड़पने लगता है। तभी राजा के कुत्ते पिंजरे से राजा को कमरे में तड़पते हुए देख लेते हैं और वो जोर जोर से भौंककर पूरी ताकत लगाकर उस पिंजरे को तोड़कर दौड़ते हुए राजा के कमरे में आते हैं और दीक्षा और मंत्री पर हमला करके दोनों को जान से मार देते हैं। इधर राजा अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहा था। तभी वो सातों कुत्ते राजा को उठाकर दौड़ते हुए दूर एक वैद्य के घर आते हैं। अरे क्या हो गया महाराज को? इनके मुंह से इतना खून कैसे निकल रहा है? तब वैद्य राजा को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियां तैयार करता है। सातों कुत्ते राजा के पास खड़े रो रहे थे। जैसे तैसे काफी घंटों के इलाज के बाद राजा की जान बच जाती है और वो ठीक हो जाता है। महाराज, आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपके पास में इतने वफादार जानवर हैं। अगर ये कुत्ते ना होते तो शायद आपका बचना असंभव था। राजा अपने सारे कुत्तों को गले से लगा लेता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वफादार साथियों। आज तुमने साबित कर दिया कि इंसानियत भले ही बेवफाई कर सकती है, पर तुम जानवर कभी भी किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। उस मंत्री और दीक्षा को मौत की नींद सुलाकर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। राजा अपने कुत्तों की वफादारी देखकर बहुत खुश होता है और वो उनके साथ अपने महल में आता है। जिसके बाद मंत्री और दीक्षा की गद्दारी के चर्चे पूरे राज्य में चलते हैं और राजा के वफादार कुत्ते पूरे राज्य में राजा के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। उसके बाद राजा अपने उन कुत्तों के साथ खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राजा और उसके साथ कुत्तों की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। गरीब मोहित एक बड़ी सी किराना शॉप पर ग्राहकों को सामान दे रहा था और सामने काउंटर पर दुकान का सेठ बंसीलाल बैठा था। ए मोहित, जल्दी जल्दी दे सामान। जी मालिक। मोहित दाल माप के ऊपर तोल रहा था। तभी अचानक उसके हाथों से दाल की पन्नी नीचे गिर जाती है और सारी दाल फर्श पर बिखर जाती है। अरे तो कौड़ी के नौकर, तेरे हाथ पैरों में दम नहीं है क्या? माफ कर दीजिएगा मालिक, वो गलती से गिर गई दाल। तभी बंसीलाल ग्राहकों के सामने मोहित को एक जोरदार चांटा मार देता है। गरीब कहीं के, तूने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। इस महीने तेरी पगार से 500 रुपए कट। ये सुनकर मोहित रोने लगता है और वापस ग्राहकों को सामान देने में लग जाता है। बंसीलाल ऐसी ही छोटी छोटी गलतियों पर मोहित पर जुल्म करता है। मेरी तो पगार ही इतनी कम है, अब मालिक 500 रुपए काट लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मोहित इस अमीर सज्जन बंसीलाल की किराना शॉप पर सालों से 100 रुपए रोज से मजदूरी करता आ रहा है। मोहित पढ़ा लिखा नहीं था। शाम का समय मोहित अपने छोटे से झोपड़े यानी अपने घर में आता है, जहाँ घर में उसकी दादी मीनाक्षी चारपाई पर बैठी थी। मोहित, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना निकालती हूँ। दादी, मुझे भूख नहीं है। मोहित एक कोने में जाकर बैठ जाता है। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे उदास क्यों लग रहा है? दादी, ये भी कोई जिंदगी है गुलामों जैसी? आखिर कब तक मैं ऐसे गुलामों की तरह अपनी जिंदगी गुजारता रहूंगा? मेरे पूर्वज जो गुजर गए, ना उन्होंने मुझे धन दिए, ना मेरे लिए कोई संपत्ति छोड़ गए। आखिर कब तक मैं इस गरीबी में दर दर की ठोकरें खाता फिरूं? क्या हुआ बेटा, आज तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? दादी, हर कोई मुझे हिकारत भरी निगाहों से देखता है। कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब मेरा अपमान करते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा दादी?
क्यों मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं? अगर आज मैं पढ़ा लिखा होता तो औरों की तरह आज लोग मेरी भी इज्जत करते, मेरे पास भी अच्छा खासा पैसा होता। बेटा, ये तो भाग्य का खेल है। तेरे माता पिता बहुत गरीब थे बेटा। उन्हें अपना जीवन बिताने में ही काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता था, तो वो कैसे तुझे पढ़ाते? लोगों के माता पिता को देखिए, वो अपने बच्चों के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़कर गए हैं, उनके ऐशो आराम की हर चीज छोड़कर गए हैं। और एक मेरे माता पिता थे जिन्होंने सिवाय गरीबी के मुझे कुछ ना दिया। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत अच्छी है दादी माँ। इतना कहकर मोहित घर से बाहर चला जाता है। एक दिन तो ये होना ही था। आखिर मेरे बच्चे के कहे हर एक शब्द सही है। हमने इसके लिए जीवन में कुछ भी नहीं किया। मोहित अपने इस झोंपड़े में अपनी दादी के साथ सालों से बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिताता आ रहा था। मोहित बंसीलाल की दुकान में मजदूरी करके अपना और अपनी दादी का पालन पोषण करता था। जब भी मोहित किसी अमीर आदमी को देखता था तो वो हमेशा अपनी दादी से एक ही शिकायत करता था कि उसके पूर्वजों ने उसके लिए कुछ क्यों नहीं किया। कुछ सालों पहले एक दुर्घटना में मोहित के माता पिता इस संसार से चल बसे थे। बहरहाल इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। मोहित रोज इस गरीबी भरी जिंदगी से जूझने लगा, उससे लड़ने लगा। एक शाम मोहित और मीनाक्षी घर में थे। बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही थी और मीनाक्षी, जिसका शरीर बुखार में भट्टी की तरह तप रहा था, वो चारपाई पर लेटी तड़प रही थी। दादी, आपको तो कितना तेज बुखार आ गया। अब मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊं? बाहर तो तेज तूफान बारिश हो रही है। तभी घर की कमजोर छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। मोहित बेटा, अब मेरे जीवन का अंतिम समय आ चुका है। ऐसे मत कहिए दादी, आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, मुझे माफ कर देना कि मैं तेरे लिए कुछ ना कर सकी। दादी, आप कुछ मत बोलिए। तू मुझसे हमेशा पूछता है ना कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बेटा, तेरे दादाजी ने मुझे उनकी एक अमानत दी है और मुझसे कहा था कि इस अमानत को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। अब वो क्या है ये मुझे भी नहीं पता। यहाँ चारपाई के नीचे जमीन में गड्ढा कर बेटा। चारपाई के नीचे जमीन में गड्ढा करता है तो उसमें से एक पुराना संदूक निकलता है जिस पर ताला लगा हुआ था। ये तो संदूक है दादी। ये संदूक तेरे दादाजी ने मुझे दिया था। मैंने इसे सालों से अपने पास संभाल कर रखा है। अब इसे तू अपने पास रख बेटा। कहीं संदूक में खजाना तो नहीं है? तभी अचानक मीनाक्षी जोर से चिल्लाती है और उसकी सांसें और आंखें दोनों हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अपनी दादी की मौत देखकर मोहित खूब रोता है क्योंकि उसके जीवन से उसका ये आखिरी सहारा भी अब जा चुका था। तभी अचानक गांव में भयानक बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के पानी से मोहित का झोपड़ा पानी में बहते हुए पास के बड़े से दरिया के बीचों बीच चला जाता है। मोहित के घर का सामान सब कुछ पानी में बह गया था और मोहित संदूक को हाथ में लिए घर की दीवार को पकड़कर खड़ा था। उसकी दादी की लाश भी पानी में बह गई थी। ये क्या हो रहा है? मेरा घर कहाँ गया? दादी कहाँ चली गई? पूरी रात मोहित अपने घर में पानी में खड़ा रहा। अगले दिन बाढ़ इतनी खतरनाक थी कि आधे गांव वालों के घर बाढ़ के पानी में बह गए थे। इधर मोहित अपने घर में दरिया के बीचों बीच खड़ा था। तभी वो बाहर देखता है तो दूर दूर तक चारों ओर पानी ही पानी था और उसका घर दरिया में तैर रहा था। अरे बाप रे, मेरा घर तो दरिया के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? यहाँ तो कोई किनारा भी नजर नहीं आ रहा।
दूर दूर तक सिवाय पानी के कुछ ना था और इस बड़े से दरिया के बीच पानी में बहते हुए घर में मोहित अकेला खड़ा था। घर का पूरा सामान तो बह गया, कहीं ये संदूक न बह जाए। तभी मोहित जैसे तैसे उस संदूक के ताले को तोड़कर उसे खोलता है तो उस संदूक में छाता था। छाता है? इसमें तो छाता है। मोहित छाते को हाथ में लेता है। मुझे तो लगा था कि इस संदूक में खजाना होगा, पर इसमें तो छाता है। दादी जी ये अमानत देकर गई थी, पर दादी के पास ये छाता। मोहित को लग रहा था कि संदूक में शायद खजाना होगा। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। मोहित उसी घर में दरिया के बीचों बीच था। 2 दिन से भूखे प्यासे रहने से उसकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि घर का राशन सब पानी में बह गया था। एक शाम मोहित घर में उदास बैठा था। लगता है ये पल मेरे जीवन के आखिरी पल हैं। भगवान जी, सारी उम्र तो मैंने गरीबी देखी थी। मैं पैदा जरूर गरीबी में हुआ, पर मैं मरना गरीबी में नहीं चाहता। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और सामने से बड़ी सी बाढ़ आकर मोहित के घर को तोड़कर अपने अंदर समा लेती है। मोहित छाता हाथ में पकड़े पानी में था। बचाओ! मोहित पानी में डूब रहा था। तभी वो अपने हाथ में रखे उस छाते को खोलता है तो छाते के खुलते ही वो छाता मोहित को लेकर ऊपर हवा में उड़ जाता है। अरे ये क्या? मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। वो छाता मोहित को वहाँ से ले जाने लगता है। अरे ये छाता मुझे कहाँ ले जा रहा है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ! अरे बचाओ! मोहित चीखने चिल्लाने लगता है। तभी वो छाता मोहित को एक सुरक्षित स्थान, एक किनारे पर लेकर आता है। हाँ, ये छाता हवा में कैसे उड़ रहा था? मोहित उस छाते को जमीन पर फेंक देता है। तभी वो छाता अपने आप हवा में उड़कर मोहित के सामने आता है। ये छाता अपने आप कैसे उड़ रहा है? कहीं ये भूत तो नहीं है? डरो मत मोहित, मैं भूत नहीं हूँ। मैं तो एक जादुई छाता हूँ। जादुई छाता? हाँ मोहित, मैं सालों से तुम्हारे दादाजी के पास था। तुम्हारे दादाजी बड़े ही नेक इंसान थे। वो मेरी सहायता से हमेशा गरीबों और मजदूरों की मदद करते थे। क्या? तुम 2 दिन से भूखे हो ना मोहित? रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। ये छाता एक जादुई छाता है। तभी जादुई छाता अपने जादू से मोहित को कई सारे लजीज पकवान लाकर देता है। ये खाना कहाँ से आया? ये खाना मैंने अपने जादू से बुलाया है मोहित। अब इसे खाकर भूख मिटाओ। तभी मोहित फटाफट वो खाना खाने लगता है। थोड़े समय बाद मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई छाते। तभी बारिश शुरू हो जाती है तो वो छाता अपने आप मोहित के ऊपर आकर उसे पानी से भीगने से बचाता है। जादुई छाते, मैं तुम्हें पाकर आज बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ जादुई छाते, मेरी ये गरीबी दूर कर दो। इस गरीबी में और नहीं जीना मुझे। तभी जादुई छाता अपने जादू से वहाँ एक आलीशान बड़ा सा घर बना देता है। मोहित, अब ये घर तुम्हारा है। इसमें ऐशो आराम की सारी चीजें हैं। ये देखकर मोहित बहुत खुश हो जाता है और वो जादुई छाते के साथ उस घर में आता है जहाँ खाने पीने की ऐशो आराम की सभी चीजें थीं। तभी मोहित वहाँ रहकर खूब मौज मस्ती करता है। कुछ दिन बाद मोहित जादुई छाते के साथ उस घर में था। कहीं ये जादुई छाता मुझे छोड़ कर ना चला जाए। एक काम करता हूँ, इससे काफी सारा खजाना मांग लेता हूँ ताकि मेरा आगे का जीवन भी मजे से कटता रहे। हाँ। मोहित बहुत लालची और घमंडी हो गया था। वो कभी किसी की सहायता नहीं करता था। जादुई छाते, तुमने मुझे इतना बड़ा घर दिया, ऐशो आराम की चीजें दी। हाँ, अब बस मुझे बहुत सारा खजाना, पैसा और धन भी दे दो। मोहित, मैं तुम्हारे मन की बात पढ़ सकता हूँ। तुम एक लालची और घमंडी किस्म के आदमी हो, पर तुम्हें सही रास्ते पर लाना मेरा काम है। ठीक है मोहित, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा।
पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अगर तुम गरीब लोगों की सहायता करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी हर मांगी हुई चीज दूंगा। मैं क्यों किसी की मदद करूं? तो फिर मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं दूंगा। तभी अचानक गांव में तेज बारिश होने से पूरे गांव में पानी फैल गया। बरसात का मौसम था। अब पानी के कारण गांव वालों के घर टूटने लगते हैं। उनके बच्चे, गांव वाले सब पानी में बहने लगते हैं। तभी जादुई छाता मोहित को हवा में उड़ाकर गांव में लेकर आता है। अरे ये गांव वाले और बच्चे तो पानी में बह रहे हैं। जादुई छाते, हमें उन्हें बचाना होगा वरना ये बेचारे मर जाएंगे। मोहित, मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम मुझे कोई चीज दोगे। अरे वो छोटे से बच्चे मर जाएंगे जादुई छाते, उन्हें बचाओ। पहले तुम मुझे कुछ दो, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गांव वाले अपने बच्चों को पानी में बहते देखकर रोने लगते हैं। सब एक दूसरे से मदद की गुहार लगा रहे थे। चारों ओर लोगों की चीखें निकल रही थीं। दहशत और डर का ये भयानक मंजर देखकर मोहित की आंखें आंसुओं से भर आईं। कुछ लोग टूटे हुए घरों के मलबे में फंसे तड़प रहे थे, तो कोई अपने बच्चों के खो जाने के गम में रो रहा था। जादुई छाते, तुम मुझसे मेरा सब कुछ ले लो, पर इन लोगों को बचाने में मेरी सहायता करो। तभी जादुई छाता मोहित के साथ गांव वालों को बाढ़ में डूबने से बचाता है और सारे गांव वालों को दूर एक सुरक्षित स्थान पर लेकर आता है, जहां ना पानी था ना बाढ़ का डर। सब खुले मैदान में खड़े थे। मोहित, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से हम सबकी जान बची। तुमने मेरे बच्चे को डूबने से बचाया। भगवान जी तुम्हें लंबी उम्र दे और सारी उम्र तुम खुश रहो। गांव के सभी निवासी मोहित की बहादुरी की खूब तारीफ करते हैं, उसे दुआएं देते हैं। अपने लिए लोगों के दिलों में ये इज्जत देखकर मोहित की आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्या हुआ मोहित, तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? जादुई छाते, जीवन भर हर किसी ने मेरा अपमान किया, मुझे हिकारत भरी निगाहों से देखा, पर आज लोगों के दिलों में अपने प्रति ये इज्जत, अपनी इतनी तारीफ सुनकर, अपने लिए दुआएं सुनकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। जादुई छाते, इंसान के लिए असल दौलत पैसा, धन, संपत्ति ये नहीं है, बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल सही कहा तुमने मोहित। किसी जरूरतमंद के काम आना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। जादुई छाते, मुझे अब न पैसा चाहिए न धन चाहिए। अब मैं जीवन भर गरीबों और मजदूरों की सहायता करना चाहता हूँ और इसी तरह अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। मुझे खुशी है मोहित कि आज तुम्हारे विचार तुम्हारे दादाजी की तरह हो गए। तभी मोहित जादुई छाते की सहायता से उस खुले मैदान में कई सारे पक्के घर बना लेता है और पूरे गांव वाले उन घरों में रहने लगते हैं। उसके बाद मोहित उस जादुई छाते के साथ उसी गांव में रहकर जीवन भर लोगों की सहायता करने लगा और उन्हें हर परेशानी, हर मुसीबत से बचाकर उनकी गरीबी दूर करने लगा और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।